हेलो दोस्तों, मैं अमरदीप कादियान। नमस्ते, प्रणाम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय मसीह की, राम राम जी, जय माता की। दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डिसेंट एडवाइज में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे, अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट से एनपीए पे रोक हट गई तो करोड़ों आदमियों की जेल होगी हमारे देश में। कैसे, वो आज हम बात करेंगे। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, हमारे देश में कोरोना काल की वजह से लोगों के बिजनेस, व्यापार, काम धंधे लगभग ठप हो चुके हैं। 20 से 30, 40, 50% तक मैक्सिमम लोगों का काम चला हुआ है। करोड़ों आदमियों की जॉब चली गई है, जिनकी है भी, उनकी भी 20, 30, 50% पे सैलरी पे वो काम कर रहे हैं। दिक्कत परेशानी कहाँ आ रही है कि बैंक और एनबीएफसी कंपनी, जितना लोगों ने लोन ले रखा था, करोड़ों आदमियों ने लोन ले रखा है, वो अपनी किस्त पूरी मांग रहे हैं। अब किस्त पूरी मांग रहे हैं, लोगों की सिचुएशन, करोड़ों आदमियों की ऐसी आज की डेट में हालात ऐसे हो गए हैं कि उनसे अपनी रसोई का खर्च नहीं निकल पा रहा, तो वो किस्त कहां से भरेंगे। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश आए हुए हैं कि कोई भी लोन जो 1 मार्च से आज तक नहीं भरा गया, उसको एनपीए में बैंक या एनबीएफसी कंपनी नहीं डाल सकती। एनपीए मींस नॉन प्रॉफिट एसेट, या उसको बोलते हैं सकते हैं डिफॉल्ट की श्रेणी में। भाई, ये तो डिफॉल्टर है आदमी। तो जब एनपीए में या डिफॉल्ट की श्रेणी में बैंक या एनबीएफसी कंपनी किसी लोन को डालेगी, उसके बाद वो उसके ऊपर केस कर सकती है। अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उस पर रोक लगी हुई है, लेकिन वो परमानेंट रोक नहीं है, टेम्परेरी रोक लगी है, जब तक फाइनल डिसीजन नहीं आता तब तक। अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट में 18 नवंबर की तारीख लगी हुई है, और रिजर्व बैंक के द्वारा जो उनके वकील हैं, श्री मिस्टर सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता, उन्होंने एक अरदास की है माननीय सुप्रीम कोर्ट से कि एनपीए पे जो लोग रोक लगी हुई है उसको हटा दिया जाए। अब अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसको हटा दिया, तो क्योंकि लोगों की 1 मार्च से लेके आज तक करोड़ों आदमियों की किस्त रुकी हुई है, अगर पूरी भी आज तक की नहीं रुकी हो तो 3 महीने, 6 महीने, 5 महीने, 7 महीने की दुनिया की रुकी हुई है, और 3 महीने के बाद बैंक या एनबीएफसी कंपनी उसको एनपीए में डाल सकता है। अब जो ये चवन्नी छाप रिकवरी एजेंट आपको धमकी देते हैं कि हम पुलिस में आपको पकड़वा देंगे, आपका पर्चा दर्ज करवा देंगे, तो आपको ये समझना चाहिए कि अगर आपकी केस डिफॉल्ट भी हो गया, आपका केस एनपीए में भी चला गया है, तो भी वो आपका पुलिस में पर्चा दर्ज नहीं हो सकता, क्योंकि ये कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है। हाँ, 2 तरीके से आपका पर्चा पुलिस चौकी या थाने में दर्ज हो सकता है। आप देश के किसी भी कोने में रहते हो, या तो आपने लोन लेते समय फर्जी दस्तावेज पेश कर दिए, फेक डॉक्यूमेंट्स दे दिए, चाहे फिर आपने 10,000 रुपए का लोन लिया, 10 लाख का लिया, चाहे 10 करोड़ का, तो आपके ऊपर पर्चा दर्ज हो सकता है, मुकदमा दर्ज हो सकता है, पुलिस आपको पकड़ सकती है, आपकी जेल हो सकती है। दूसरा कारण आता है विलफुल डिफॉल्टर। भाई, आपने किसी एनबीएफसी या बैंक के किसी के 1.5 लाख रुपए, 80,000 रुपए, 3 लाख रुपए देने हैं, और आप Q7 में लेके घूम रहे हो, 70 लाख रुपए की Q7 ऑडी लेके आ रहे हो, आप उसमें घूम रहे हो, तो क्या होगा कि इंटेंशनली इस आदमी ने हमारे बैंक का एनबीएफसी कंपनी का नुकसान किया है। इसके पास पैसा है, लेकिन ये जानबूझ के नहीं दे रहा, तो भी आपका पर्चा दर्ज हो सकता है। लेकिन मेरे देखने में आया, आम आदमी के ये 2 ऑप्शन है ही नहीं। ना तो उसने कोई फेक डॉक्यूमेंट्स दे रखा है, ना उसके पास Q7 ऑडी है। उसका अगर 2, 4, 5 लाख रुपए का हो तो उसकी जेन्युइन प्रॉब्लम है, तो आप निश्चिंत रहिए, आपका पर्चा नहीं दर्ज हो सकता। हाँ, अब सिर्फ एक पक्ष नहीं, मैं हमेशा डिसेंट एडवाइस देता हूं। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे करोड़ों आदमियों की जेल हो सकती है। भाई, अगर एनपीए में केस चला गया, डिफॉल्ट में चला गया, तो पहले तो ये चवन्नी छाप रिकवरी एजेंट तो लगा ही रखे हैं, ये साम दाम दंड भेद सारे अपने, जब इनके गोडे टूट जाएंगे तो बैंक या एनबीएफसी कंपनी आपके खिलाफ कोर्ट में केस दायर करेंगे। वो केस कैसे होगा, क्योंकि लगभग सभी तरह के लोनों में लोगों से उन्होंने चेक लिए हुए हैं। अगर आपका कोई लोन है तो आपने कोई ना कोई चेक बैंक या एनबीएफसी कंपनी को दे रखा है, वो उसको बाउंस करेंगे। बाउंस करने के बाद 138 नेगोशिएबल एक्ट 138 में आपके खिलाफ केस दायर होगा। वो केस कैसे होगा, हमारे देश में 2 तरह के केस होते हैं, सिविल क्रिमिनल, दीवानी फौजदारी।
आपके ऊपर दोनों तरह का माना जाएगा। 138 जो केस है ये इसकी तासीर दोनों है, ये सिविल का भी माना जाता है और क्रिमिनल का भी माना जाता है। उसका कारण क्या है? क्योंकि इसमें अगर आपके ऊपर वो केस चलेगा, क्योंकि आपने वो चेक तो दे ही रखा है और वो बाउंस होएगा ही होएगा। जब आपके पास पैसा नहीं है तो आप कहां से देंगे? तो वो बाउंस होना ही होना है और कंपनी और बैंक आपके खिलाफ कोर्ट में जाएंगे ही जाएंगे। तो आपके ऊपर दीवानी और फौजदारी कैसे वो हो सकता है? क्योंकि 138 की तासीर दोनों तरह की है, क्योंकि इसमें 2 साल की आपको सजा भी हो सकती है और 100 गुना तक जुर्माना भी हो सकता है। तो मेरे देखने में यह आया है ज्यादातर इसमें प्लेंटी पैसों की लगती है माननीय कोर्ट के द्वारा, जेल की सजा कम होती है, लेकिन इसमें दोनों हो सकती है क्योंकि इसकी तासीर सिविल और क्रिमिनल दोनों तरह की है। तो जैसे ही आपके ऊपर कोई एनबीएफसी या बैंक केस रजिस्टर्ड करेगा तो आपके पास कोर्ट के नोटिस आएंगे। आपको सबसे पहले जैसे क्रिमिनल को केस में कोई आपराधिक मुकदमा आपके ऊपर दर्ज होता है तो आपको सबसे पहले जमानत करवानी पड़ती है। एक जमानती चाहिए, एक शनाख्ती चाहिए और वकील चाहिए। तो वैसे तो ये बेलेबल ऑफेंस है, इसमें जमानत लगभग हो जाती है, तो लेकिन फिर भी आपको इसमें जमानत जरूर इसमें करवानी पड़ेगी सबसे पहले। तो जमानत करवाने के बाद, जमानत करवाते टाइम आज की डेट में कानून चेंज हो गया, आपको 20% पैसा वहां पे जमा करवाना पड़ेगा, तब आपको जमानत मिलेगी। आप देश के किसी भी कोने में चाहे रहते हो, जितना अमाउंट चेक में लिखा हुआ है उसका 20% पैसा पहले जमा करवाना पड़ेगा। जमानत होने के बाद फिर आपका केस चलेगा, नहीं तो समझ लो कि पहले दिन ही सजा है या पहले दिन ही प्लेंटी आपको लगी जाएगी जब आप वो पैसा दे नहीं रहे। तो इसमें इस तरीके से मेरे देखने में आया है। कई एनबीएफसी कंपनी तो क्या करती हैं, जम्मू कश्मीर में लोन कर रखा है और उसको चेक को बाउंस करवाती है त्रिवेंद्रम केरला में जाके, या कश्मीर में लोन दिया तो कन्याकुमारी में जाके करवा देंगी। अब जिस शाखा में वो चेक बाउंस होएगा उसके अधिकार क्षेत्र में जिस अदालत के अधिकार क्षेत्र में वो बैंक आता है वहीं पे आप पे केस रजिस्टर्ड होएगा। तो आप वहां से 7000 किलोमीटर आपको आना जाना पड़ेगा और केस चलेगा, 4-5 साल केस चलेगा और उसमें डैम श्योर है कि आप उसमें हारेंगे ही हारेंगे, चाहे आप कितना ही बड़ा वकील कर ले, क्योंकि आपने खुद से चेक दिया है, खुद से साइन करे हैं और खुद से ही पैसे लिए हैं बैंक या एनबीएफसी कंपनी को। उसमें आपको हारना डैम श्योर है। छोटे शहर में रहते हैं तो 4-5 साल लग जाएंगे, मेट्रो सिटी में रहते हैं तो 8-10 साल भी लग जाएंगे। पर अब सवाल यह आता है कि क्योंकि करोड़ों आदमी एनपीए में जाएंगे तो बैंक या एनबीएफसी कंपनी इन करोड़ों आदमियों के ऊपर केस करेगी। तो बैंक और एनबीएफसी कंपनी के एक तो पहले ही पैसे फंसे हुए हैं, उसके बाद उनको भी तो वकीलों की फीस देनी पड़ेगी। अगर आपके ऊपर केस हो रहा है, आपको वकील करना पड़ रहा है, आपको हरासमेंट हो रही है, तो आप मान के चले बैंक और एनबीएफसी कंपनी को भी उससे 10 गुना और हरासमेंट होगी, क्योंकि एक तो आपको पैसा उनका दे नहीं पा रहे हैं, वो पैसा उनको मिल नहीं रहा, आगे ब्याज पे नहीं चढ़ रहा, दूसरा वकीलों की फीस देनी पड़ेगी, उनको भी कोर्टों में धक्के खाने पड़ेंगे। तो मेरे देखने में यह आया है कि ज्यादातर इन केसों में कोर्ट में जाने से पहले वो सेटलमेंट के ऑप्शन पे बैंक या एनबीएफसी कंपनी आ जाती है। वो आपको फोन आएगा उनका, जब 2, 4, 6 महीने किस्त नहीं दोगे तो उनका फिर फोन आना शुरू हो जाएगा कि भाई साहब आप सेटलमेंट कर लीजिए, 10 रुपए 20 रुपए कम देके अपना पीछा छुड़वा लीजिए, हमारा पैसा दे दीजिए, हम आपको एनओसी दे देंगे। अब दिक्कत परेशानी आज की डेट में कोरोना काल की वजह से क्या आ रही है, लोगों के पास सेटलमेंट करने के भी पैसे नहीं है। अगर बैंक एनबीएफसी कंपनी सारा ब्याज और जुर्माना भी हटा दे, कुछ मूल में से भी छोड़ दे, तो भी लोगों के पास पैसा देने के लिए नहीं है, तो वो सेटलमेंट कैसे करेंगे। अब सवाल ये आता है, जब पैसे ही नहीं है तो उसका तो क्वेश्चन ही भी नहीं, भाई कुछ बिगाड़ सकता, तो उसका बैंक और एनबीएफसी कंपनी क्या बिगाड़ेंगे, भाई कर ले भाई केस। तो ये दूसरे ऑप्शन पे मेरे को ऐसा लगता है कि करोड़ों आदमियों के साथ इतना ज्यादा है, उसमें कोर्ट में नहीं जाएंगे। अगर सेटलमेंट के भी पैसे नहीं है तो ये उसको लोन को रिस्ट्रक्चर करने के ऑप्शन पे आ जाएंगे। बहुत से आदमी मुझे ये बोल रहे हैं कि बैंक और एनबीएफसी कंपनी हमारा लोन रिस्ट्रक्चर करने के लिए तैयार नहीं है, आप वेट कीजिए, ये लोन रिस्ट्रक्चर करेंगे ही करेंगे, इनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, या फिर दूसरा ऑप्शन इनके पास वही है कोर्ट में जाने का। और कोर्ट में जाने ये हमारे से बहुत ज्यादा शाणे हैं, कोर्ट में जाके टाइम लगता है भाई साहब, वहां तो राजा और भिखारी एक जैसे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप मेरे चैनल पे अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें।
वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।